सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक जिज्ञासा आई हुई है, हालांकि बहुत दिनों पहले से ही आई हुई थी, लेकिन समयाभाव के कारण, इधर उधर व्यस्तता के कारण मैं इसको नहीं टेकअप कर रहा था। तो विषय यह है कि पृथ्वी पर या इस अस्तित्व में जीवन, पहला जीवन कैसे आया, जीवन कैसे बना। ये देखिए, यह तो बहुत ही गंभीर विषय है, वैज्ञानिक विषय है, और अब तक वैज्ञानिक शोध ही करते आ रहे हैं। कोई ठोस निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा गया है। बस वह एक अभी सब थ्योरी ही है और गेस वर्क भी इसमें कुछ माना जाएगा। सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं, लेकिन यह तो लगातार विकास है, तो जाहिर सी बात है, जिज्ञासा है। तो जो हम लोग के पास उपलब्ध जानकारियां हैं, उसके आधार पर ही कुछ बात हो सकती है। तो पहले देखते हैं कि शुरुआत में लोग ऐसा सोचते थे कि जीव अपने आप से इसी तरह से उत्पन्न हो जाता है। इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में पाश्चर वगैरह ने सिद्ध किया कि ऐसे नहीं होता है, अपने से थोड़ी उत्पन्न हो जाएगा, उसका कुछ अंश रहेगा जीव का, तभी उत्पन्न होगा। तो फिर वह थ्योरी आई कि भाई कोई चीज़ पहले से उसका बीज पड़ा हुआ है तो उत्पन्न होगा। अब फिर प्रश्न उठने लगा कि आखिर जो है, जिसका जो बीज है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य तो भी हाल फिलहाल के हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग को सबसे पुराने जो कोशिकाएं मिली हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं प्रमाण के रूप में, तो वह तो 3.7 बिलियन ईयर्स पहले के मिले हैं, जो जीवाश्म मिले हैं। तो वह जो हम लोग को मिला है उतना पुराना, तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं, जो ये माइक्रोब्स हम लोग को मिला, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ से धीरे धीरे विकसित होकर के हम लोग बनते आए हैं एक सिंगल सेल कोशिका से। जैसे कि अमीबा सिंगल सेल होता है, और बैक्टीरिया होता है, प्लांट में बैक्टीरिया होता है, और एनिमल में, पशुओं में अमीबा होता है। तो वहाँ से ये विकसित होते हुए 2 सेल, 3 सेल, 5 सेल, इस तरह से बढ़ते हुए आए। मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते हुए, सामान्य से सरल से जटिल होते हुए हम लोग होते 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 विकसित करते गए। वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए, इस तरह से विकसित होते आए। अब इसके बाद फिर यह उठता है कि वह जो कोशिका बनी, पहली जो कोशिका बनी, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए पैरामीशियम भी है, और वो अमीबा है, एंटामोeba है, तो इस तरह से जो भी हैं, और उसी तरह से बैक्टीरिया है, सिंगल सेल बैक्टीरिया सब है।
वे आए तो फिर यह हुआ कि आखिर ये कहाँ से बने। तो फिर वैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया कि ये सब जो हैं मूलतः आरएनए से बने, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है डीएनए होता है, डीएनए ही जो है लिविंग मटेरियल माना गया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए ही है जो कि सारी सूचनाओं को रखता है। लाइफ हम उसी को तो कहेंगे, जीवन उसी को कहेंगे जिसमें कुछ सूचना हो और जो अपने को दोहरा पाता हो, प्रजनन कर पाता हो, सूचनाओं को ट्रांसफर कर पाता हो, और जो है जो विकृति है उसके विरुद्ध में वह खड़ा हो जाता हो। यानी इसमें नेगेटिव एंट्रोपी होती है। कहने का मतलब है कि ये प्रकृति जो है उसको बिगाड़ती है, लेकिन उस बिगाड़ने को जो रेजिस्ट कर ले, उसका जो विरोध कर दे, और विरोध करने के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखे, उसी को लाइफ कहा जाता है। तो हुआ कि भाई डीएनए से ये बने हैं, क्रोमोसोम्स जो बेस है, क्रोमोसोम्स का बेस डीएनए है। अब हुआ कि डीएनए कैसे विकसित हुआ, इस पर बात उठी। डीएनए कहाँ से आया भाई? तो ये हुआ कि डीएनए जो है यह आरएनए से बना है। क्यों? क्योंकि वायरस हम लोग को मिले बीज के। ये जो आरएनए जो है वह बीज का है, वो आरएनए से डीएनए बन जाता है। आरएनए से दोहरा करके आरएनए में जो स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, आरएनए में एक स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। यानी दो उसके स्तंभ होते हैं डीएनए में, आरएनए में एक ही स्तंभ होता है। तो आरएनए और डीएनए में बस एक स्तंभ का अंतर है, और दूसरा अंतर यह है कि जो डीएनए है उसमें थायमिन पाया जाता है, जो न्यूक्लियोसाइड है, और उसमें आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है उसकी जगह स्थान पर। बाकी सब कुछ वही है, एडिनोसिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। उसमें एडिनोसिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन आरएनए में पाया जाता है। तो ये हुआ कि इसका मतलब है कि आरएनए से यह डीएनए बना, यानी जो लाइफ है आरएनए में, उससे जो है डीएनए में आया। फिर डीएनए से रेप्लिकेट करता गया और दोहराता गया, और एक कोशिका से दो कोशिका इस तरह से आता गया। अब प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि आरएनए जो है उसका जो हम लोग को उदाहरण मिलता गया कि वायरस हम लोग को मिले। वायरस जो है वो आरएनए से बनता है, आरएनए का होता है वायरस। तो ये जो वायरस है इसका यह एक गुण देखा गया कि यह जब जीवित प्राणी में जाता है, प्रवेश करता है, तो अपने को दोहराने लगता है, जीवित जैसा व्यवहार करता है। तो ये वायरस जो है जीवित जैसा व्यवहार करता है और उसी तरह से दोहरा करके अपना प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है, और जिसमें हर्ष करता है उसको मार भी देता है, ऐसा भी हो जाता है। और जब इसको नहीं ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसे जीवित प्राणी नहीं मिलते हैं, तो जिस तरह से जो पदार्थ होते हैं जिसको निर्जीव पदार्थ कहते हैं, उस तरह की अवस्था में भी वह बना हुआ रहता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो है एक लिंक है निर्जीव और सजीव का, वैज्ञानिकों ने ऐसा समझा। तो जब यह लिंक है तो अब यह समझ में की बात हो गई यहाँ पर कि आरएनए से ठीक है डीएनए बना, यानी वायरस से बैक्टीरिया सब बने, वायरस से जो है अमीबा बना। लेकिन यह वायरस कैसे बना, प्रश्न फिर यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि ठीक है वायरस तो पहला है जो कि जीवित भी रह सकता है और मृत में भी अवस्था में रह सकता है। मृत जैसा पड़ा हुआ है वह,
लेकिन जो वह जीवित प्राणी को पाता है, उसके संसर्ग में आता है, तो उसका उपयोग करके फिर जो है जीवित जैसा व्यवहार करता है। तो यह एक कड़ी हमको मिली जीवित और निर्जीव के बीच का। अब यह प्रश्न उठता है कि यह वायरस कैसे बना। तो इसके ऊपर फिर बहुत सारी थ्योरी आने शुरू हुई कि वायरस कैसे बना, तो किस चीज़ से बना है। तो जो स्ट्रैंड होता है आरएनए का, जैसे मैंने बताया आपको, एडेनोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन का होता है। अब ये जो है एडेनोसिन वगैरह ये सब जो हैं, अब ये जितने भी प्रोटीन होते हैं ये सब एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, क्योंकि ये आरएनए क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, अपना कोट बनाते हैं, प्रोटीन जोड़ते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो ये एमिनो एसिड का प्रोटीन कहाँ से बना। अब प्रश्न ये उठता है, तो एमिनो एसिड जो है वह निर्जीव उसको माना गया। एमिनो एसिड को शुद्ध रूप से वह निर्जीव एक मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और वह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वह जब अपने को जोड़ता है विभिन्न तरीके से, तो वो जो ढांचा बनता है वो प्रोटीन का बनता है। अब आरएनए का इसके साथ संबंध है। तो अब यहाँ से प्रश्न यह उठता है कि ये न्यूक्लियोसाइड जो है, ये न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वे कैसे बने, और उसका इसके साथ जो संबंध है प्रोटीन के साथ, मतलब कि इन एमिनो एसिड्स के साथ, उसके साथ कैसे हुआ। तो जो एमिनो एसिड, जो सिंपल सा एमिनो एसिड है वो ग्लाइसिन कहा जाता है। वैसे एस्पार्जिन जो है वो पहला एमिनो एसिड था जिसको डिटेक्ट किया गया था, लेकिन सबसे सिंपल जो है वो ग्लाइसिन है। यह माना जाता है कि ग्लाइसिन ही मुख्य रूप से पहले बना होगा, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल अस्तित्व में पहले आया होगा। अब यह जो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है, एमिनो एसिड है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, सिस्टीन है, आइसोल्यूसिन है, थ्रेओनिन है, ट्रिप्टोफैन है, इसी तरह से बहुत तेरे हैं। 22 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं, वैसे 100 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन वे एमिनो एसिड्स जो कि बहुत ज़रूरी माने जाते हैं और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि जीवित प्राणी को बनाने में, तो उनकी संख्या 22 के तहत है। लेकिन इन 22 को एक क्रम में जोड़ना, सिलसिलेवार ढंग से जोड़ना, जिससे कि एक ठोस ढांचा तैयार हो जाए जो कि अपने को दोहरा सके और आरएनए से डीएनए बना सके या डीएनए से आरएनए भी बना सके, प्रोटीन बना सके, इस तरह की जो बातें हैं, जो संरचनाएं हैं और इस तरह का जो सिस्टम है, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये कैसे आए। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो इस पर बहुत सारे जो है कई तरह के थ्योरी आई कि जिसमें कि कैसे ये बने। तो देखिए, एमिनो एसिड हरगोविंद खुराना ने बनाकर दिखलाया, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और बताया। तो ये हाल्डेन जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, ओपेरिन और हाल्डेन था, उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले, उन्होंने कहा कि जो जीवन है वो आरएनए से आया है, प्रोटीन से आया है। तो ऐसे नॉन लिविंग ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, इससे आया है। इसके बाद इसके ऊपर खोज भी, भाई ये सब कहाँ से आए। तो इसमें बहुत सारे जो है थ्योरी आई। तो एक थ्योरी ऐसी आई कि जिसमें था कि इसको डीप सी वेंट थ्योरी कहते हैं, कि जो सागर की अतल जो गहराइयाँ हैं और उसमें जो
रॉक्स होंगे भीतर, और उनका जो बहुत गहरा पृथ्वी के भीतर पृथ्वी के अंतर में बहुत संबंध होगा, और उसके बीच में से क्रैक्स होंगे, जो रास्ता होगा उसमें से जो पृथ्वी का जो कोर है उसके जो जितना करीब होगा वहां से गर्मी आती होगी, हीट आती होगी, और उस गर्मी से कई तरह के रिएक्शंस हुए होंगे, और ये जो पानी है उसके साथ रिएक्शंस हुआ होगा, और वहाँ जो ऑक्सीजन है और जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सल्फर है और अन्य जो हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो इनके साथ इसका रिएक्शन हुआ होगा और एक मॉलिक्यूल बन गया होगा ऐसा, जिसको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना, पहले तो इस बात को बताना था। तो इस विषय पर वो हुआ कि इस तरह से बना होगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, यानी जैसे लोहा, तांबा, ये सब जो है ना, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक में मतलब कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये सब शामिल हो जाएंगे। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि यह जीवन को देने वाला माना जाता है, इसलिए। तो हुआ कि पहले ये सब कैसे जुटे, तो इसमें पानी का होना जरूरी है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसी में है, तो पानी का संबंध होना जरूरी है। फिर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बबल है तो वहाँ पर होगा, तभी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उसका रिएक्शन हुआ, तो वैसा हुआ कि ये हाइड्रोथर्मल रिएक्शन हुआ होगा। भीतर जो अतल गहराई है सागर की, उसके भीतर जो चट्टाने हैं जो बहुत जमीन के अंदर हैं, मतलब सागर के अंदर फिर जमीन के अंदर उसके भीतर, जो कि भीतर गहराई से गर्मी पा करके आ रहे हैं ऊपर तक, और उसी में वे रिएक्शन करते हुए आ रहे हैं केमिकल से। और वो बहुत सारे वहाँ ऐसे रसायन होंगे जो वहाँ कैटलिस्ट का काम करते होंगे, और उस तरह से वे जो है एक जटिल वैसा बना लिए होंगे। तो एक यह हुआ कि भीतर की गर्मी के कारण ऐसा हुआ, और वहाँ पर इस तरह से उसने विकसित कर लिया, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया उससे। अब एक यह हुआ कि भाई एक तरीका वह है, वैज्ञानिकों ने बताया कि जो बिजली चमकती है, खास बिजली जो चमकती है, उस बिजली के चमकने से जो है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इन सब का रिएक्शन हुआ, और इनके रिएक्शन से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। तो वे शुरुआत में बहुत सिंपल से बने होंगे, जैसे कि मीथेन गैस बन गया, बहुत सिंपल सा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही बन गया तो वो गैस बन गया, फिर वो उसके साथ रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से पहले कार्बन और हाइड्रोजन का इस तरह से अटैचमेंट हुआ होगा। यह है गुण होता है कार्बन में कि वो हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ सकता है, और उसी तरह से पानी में भी इस तरह का गुण होता है। और नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, एक के साथ भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना सकता है और ट्राइऑक्साइड भी बना सकता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन सब का जो केमिकल रिएक्शन संभव है क्योंकि इनके जो आउटर सेल्स हैं वे इसके साथ बॉन्ड बना करके एक स्टेबल, एक स्थिर ढांचा बना सकते हैं। तो ऐसा हुआ होगा। अब ये हुआ कि ये साधारण पानी में नहीं हुआ होगा, क्योंकि साधारण पानी में वो स्थिर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर से जो अल्ट्रा वायलेट रेस आते हैं वे उसको नष्ट कर देंगे, और जो कॉस्मिक रेस आते हैं और कॉस्मिक गतिविधि होती है उसके कारण भी नष्ट हो जाएंगे, कॉस्मिक इम्पैक्ट के कारण। तो हुआ कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा। तो एबायोजेनेसिस का सिस्टम जो आया, थ्योरी आई है, उसमें वैसे ऐसा ही है कि ये बहुत सागर की बहुत गहराई में हुआ होगा, और वहां जब पानी जहां जम गया होगा, यानी जहां फ्रीज हो गया होगा,
पानी का फ्रीज होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि पानी का फ्रीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फ्रीज वाटर जब होगा तो क्या होगा कि उसमें जो एमिनो एसिड्स वगैरह हैं, ये देखा गया है कि जो सामान्य पानी है उसमें अगर एमिनो एसिड डाल दिया जाएगा तो वह एमिनो एसिड जो है वह साधारण रूप से वो उपलब्ध रहता है उसमें, इधर उधर मतलब बिखरा घुला हुआ रहता है इधर उधर। लेकिन जब वो पानी फ्रीज होता है, जब जमता है, तो क्या होता है कि वे सब सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, यानी एमिनो एसिड्स एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इकट्ठा होंगे तभी वे जुड़ पाएंगे, रिएक्शन कर पाएंगे। तो ये हुआ कि भाई जब वे ठंडा पानी में जब वे आए तो वे इकट्ठा हो गए, वहां पर उनके पास मौका हो गया कि जीवन की शुरुआत करने की संभावना को बढ़ा दिया। तो यह एक बहुत जरूरी कदम था, एमिनो एसिड्स का एक जगह आना, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर में इस तरह का गुण होना कि वे इस तरह से जुड़ सकें। तो ये सब वे जो है एटम्स थे जिसके कारण यह जीवन संभव हुआ। अब जो है ये सब जुड़ करके वह बना दिए, और उन एमिनो एसिड से ही ये सब जो है बेस पेयर सब बन गए, आरएनए वगैरह के ये बने, जिसके कारण जो है ये संभव हो पाया। सन 2019 में ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोसेल्स बनाया था प्रयोगशाला में ही, वैसा ही कंडीशन देके, वैसा ही गर्म कंडीशन दे करके, और प्रोटोसेल्स बना दिया था। उसी तरह से वो वातावरण को उन्होंने अल्कलाइन रखा था, हाँ, यानी क्षारी, अल्कलाइन मतलब क्षारी जो है, उसका पीएच वैल्यू जो है क्षारी रखा था। और उस स्थिति में उन्होंने वैसा एनवायरनमेंट कंडीशन दे करके एक प्रोटोसेल्स बना लिया। तो यह घटना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कि किस तरह से उसमें विकसित हुआ होगा। और उसी तरह से हम लोग यह देखते हैं कि एक और जो थ्योरी आती है इसमें, पैनस्पर्मिया की थ्योरी आती है कि दूसरे ग्रह से ये आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर वे जम गए, यानी जो जीवन है वो दूसरे ग्रह से आ गया। लेकिन प्रश्न फिर वहां उठता है कि दूसरे ग्रह में वहां जीवन कैसे विकसित हुआ, वहां कौन सी कंडीशन थी? तो ले देखिए बात वही हो जाती। तो मुख्य बात यही है कि वहां वह जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बना, सवाल यहीं पर है जीवन का। स्टैनले मिलर का योगदान भी बहुत अच्छा है इसमें, माना जाता है कि जिन्होंने एक प्राइमोर्डियल सूप बनाया। उनका कहना था कि वो प्राइमोर्डियल सूप से, यानी पहले एक जो है बहुत सारे चीज ऐसे थे जो एक साथ, जैसे उसमें मीथेन गैस हो गया, एमोनिया हो गया, वाटर पान है, ये सब मिल करके, और वहां पर जो है उन्होंने भी ऐसा ही किया कि डिस्चार्ज कराया, मतलब लाइटनिंग के जरिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए उसको डिस्चार्ज करा करके देखा, तो वहां उनको सफलता मिली। तो उन्होंने देखा कि कुछ समय में ही, कुछ ही दिन में वहां एमिनो एसिड्स बन गया। तो जब उन्होंने डिस्चार्ज कराया तो ऐसा हो गया कि एमिनो एसिड बन गया। इसका मतलब है कि प्रयोगशाला में जब स्टैनले मिलर ने जब बना के दिखलाया, तो इसका मतलब हो गया कि नहीं, हमारे पास प्रमाण है कि हम बता सकते हैं कि नहीं, इस तरह की घटना वाकई हुई होगी। तो यह जो घटना हुई होगी, मतलब कि केमिकल रिएक्शन इस तरह से होकर के आया होगा, इस तरह से हम लोग को यह मिलता है कि इस तरह से जीवन का विकास हुआ होगा। अब यह बात आ जाती है सामने। अब वैज्ञानिक सब के सामने अब एक बात और होती है कि भाई जहां जीवन नहीं था, अगर
जिनको ये इनऑर्गेनिक कहते हैं, उसमें अगर जीवन नहीं था तो कैसे जीवन आया? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब कोई चीज थी नहीं तो वहां से उत्पन्न कैसे हो जाएगी? उसका कुछ ना कुछ प्रिकर्सर यानी कुछ ना कुछ प्रेरक वहां निश्चित ही होगा, जिसके कारण ही वो आ पाया, नहीं तो नहीं आ पाता। तो कहने का मतलब है कि जो इनऑर्गेनिक जिसको कहा जा रहा है, जिसको निर्जीव तत्व कहा जा रहा है, एक तरह से निर्जीव एलिमेंट जो है, तो वहां से जीवन कैसे आ सकता है? जीवन अगर नहीं है तो जीवन की प्रेरणा, जीवन की सूचना निश्चित ही वहां थी, जो कि विकसित होकर के वहां आई। इसको अभी तक वैज्ञानिक नहीं वो खोज पाए हैं। क्योंकि वहां से अब हम पीछे चले जाते हैं कि ये सब आखिर ये सब कहां से बने, पानी कहां से बना, कार्बन कहां से बना, ये सब तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत, अगर हम एलिमेंट का जो इवोल्यूशन है उसको देखते हैं तो उसमें पाते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से हीलियम बना, और फिर इससे से होते होते बाकी सब बनते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन क्या है? प्रोटॉन है। हाइड्रोजन को प्रोटॉन समझ लीजिए। अब सवाल उठता है कि वो प्रोटॉन कहां से बना, वो कहां से बना? तो उसके बारे में वैज्ञानिक बताते हैं कि वो क्वार्क से बना। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, ये तीनों मिल करके प्रोटॉन बना देते हैं। तो हाइड्रोजन जो आयन है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता है तो वो हाइड्रोजन एटम बन जाता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वह फर्स्ट एलिमेंट बनता है। वहाँ से फिर ये धीरे धीरे आकर के फिर यहाँ जीवन की शुरुआत होती है, यह तो हम लोग का विज्ञान बतलाता है। अब जितने धर्म शास्त्र हैं, तो सनातन धर्म के अलावा बाकी जितने धर्म शास्त्र हैं वे तो सिर्फ बकवास की कहानी कहते हैं। वो तो कुछ बता ही नहीं पाते हैं कि क्या, वो तो बस कल्पना करते हैं कि ऐसे था वैसे था, उसने, अल्लाह ने कहा, गॉड ने कहा, उसने किया और उसे हो गया। लेकिन सनातन धर्म में बताया गया है कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है। यह एक बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं सनातन धर्म में जो उत्पत्ति हुई है वह आपको, हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन यह जरूरी है, विषय भले लंबा हो जाए। तो पहले क्या था शुरुआत में, तो यहाँ अब ये हम कैसे, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो सनातन धर्म में भी ये बताया गया है कि वास्तव में इसको नहीं जाना जा सकता है पूर्णतः, इसलिए क्योंकि जो उत्पन्न होने वाले हैं वे बाद के। तो जो सृष्टि हुई है वो उसको कैसे जान सकते हैं? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है, को अद्धा वेद क इह प्रोवाचत कुत आ जाता कुत यम वे सृष्टि। अर्थात यह कह रहे हैं कि जो देवता लोग हैं वे भी सृष्टि के बाद ही जन्मे। देवता मतलब क्या हो गया? ऊर्जा, एनर्जी। कहते हैं कि वे लोग भी बाद में वो हुए हैं, इसीलिए उसको जानना संभव नहीं, असंभव है। इसको कौन जान सकते हैं? यहाँ से उत्पन्न, यानी परमात्मा ही, यानी परमात्मा ही जिसको बता दें वही जान सकता है कि भाई यह कैसे उत्पन्न हुआ, अन्यथा वह बताया नहीं जा सकता है। तो पहले तो जिनको, इन ऋषि मुनियों को इसका बोध हुआ है तो उनका यह बताना है। तो छांदोग्य उपनिषद में यह कहा जाता है कि पहले क्या था। तो शुरुआत में तो शतपथ ब्राह्मण में तो कहा जाता है कि पहले जो है, पहले कुछ नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि पहले कुछ नहीं था सिवाय ब्रह्म के। तो गोपथ ब्राह्मण में भी यही कहा गया है। तो आपको गोपथ ब्राह्मण का एक एक का बता देते हैं। ब्रह्म हा वा इदम अग्र आसीत। तो पहले ब्रह्म थे और कुछ नहीं थे, तो इस बात को कहते हैं।
और उसके बाद फिर क्या होता है, छांदोग्योपनिषद कहा जाता है सतैव स्वमिदम् अग्र आसीदेकमेव अद्वितीयम् तस्मात् असतः सत जायत। कहते हैं कि पहले जो था वह सत था, और उस सत से, उस सबसे पहले तो वह ब्रह्म ही था, और कहते हैं उसके बाद जो है वह सत अवस्था में था, तो उस सत से असत अवस्था की उत्पत्ति हुई। यानी जो है अमूर्त से मूर्त आया, और इस तरह से सत से त्यत की स्थिति उत्पन्न हुई। शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता है द्वे वा ब्रह्मणो रूपे, ये दो ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मूर्त च एव अमूर्तम स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च। कहते हैं ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, स्थित और यत स्थिति। तो अब इसके बाद वे कहते हैं कि क्या हुआ, अब कैसे बनता है, वो शास्त्र में ये बताया जा रहा है कि आखिर उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो कहते हैं कि सबसे पहले वो जो महाकाश है, उस महाकाश से ये सब उत्पन्न हुए हैं। कौन? तो महाकाश से आकाश उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई, वायु उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि उन सब से ये सब उत्पन्न हुए, अग्नि से ये सब उत्पन्न हुए। और जल का मतलब ये वाटर से मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जल से मतलब तरलता से मतलब है कि तरलता आई। तो आकाश तत्व, वायु तत्व, तरल तत्व, यानी लिक्विड स्टेट, उससे यहाँ मतलब है। तो यह कहता है शतपथ ब्राह्मण में, देखिए लिखा हुआ है आपो हवा इदम अग्र सलिलम एवस। शतपथ ब्राह्मण का 11:1-6-1-2 मंत्र है। संवत्सरे ही प्रजापति अजायत। आप जल जो है वह उत्पन्न हुआ। अब वहां से फिर कहते हैं कि किस तरह से हुआ। तो जो जीव की उत्पत्ति की बात होती है, तो कहते हैं कि आप जो है, यानी जो तरलता है, जो जल तत्व है, उसमें जल भी आ जाएगा और अन्न भी आ जाएंगे जो भी तरल है। कहते हैं कि उसमें क्या हुआ, उसमें अग्नि का प्रवेश हुआ। देखिए जैसे यहाँ भी बताया गया है कि विज्ञानी भी वही बता रहा है, एक लाइटनिंग हुई थी और उसमें वो प्रवेश हुआ। तो उसी तरह से सनातन धर्म में भी स्पष्ट बताया गया है कि तस्मादाहु हिरणमय प्रजापति रीति। तो उसमें क्या हुआ कि हिरणमय यानी लाइट का, वह लाइट जिसके में हीट भी है, तो उसका प्रवेश हुआ। हिरणमय जिसमें एक चमक होती है, उसको वह ज्योतिर्मय स्थिति जिसमें कि ताप भी हो, तो उसका उसमें प्रवेश हुआ। और उससे क्या हुआ, हिरण्ये ब्रह्मांडे रूपे गर्भ रूपेण अवस्थितः प्रजापति। और यह 33 संहिता का मैं पढ़ रहा हूँ मंत्र। तो इस मंत्र में यह बताया गया है कि वह जो वो हिरणमय हो गया, वह जो अंड का रूप धारण किया, यानी वह जो अंड का मतलब क्या होता है, वो लगभग गोलाकार की स्थिति, अंडे जैसी स्थिति, अंडे जैसा आकार उसका हो जाना। तो जो तत्व थे यहाँ यह माना जाता है कि यहाँ जो तत्व हैं वे अंडाकार रूप हैं, और यही पाया भी गया है। यहाँ यह माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आकार है वह गोल ही आकार है, गोल में भी अंडा जैसा आकार है। अंडा जैसा आकार जो है ना, इसका मतलब है कि उसमें अब कुछ गति जैसी है, इसलिए अंडा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वह कुछ ऐसा गोल जो कि अब गति कर रहा है,
और और जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ प्रेशर है, तो प्रेशर के कारण जो है उसका जो फुल जो सर्किल है, फॉर्म है, वह वृत्ताकार जो है अब अंडाकार हो गया है उसके कारण। तो वो बताया जाता है कि वो वैसा हो गया। अब इसके बाद जो है, तो अब यहाँ पर जो है फिर अब उसमें वो अग्नि का प्रवेश होता है, हीट का। अब यहाँ जो हीट है, ये वायु के साथ हीट है। देखिएगा इस हीट में और उस हीट में जो बताया था मैंने, प्रकाश के साथ जो हीट है उसमें और इसमें अंतर है। ये कौशतकी ब्राह्मण में कहा गया है, पुरुषो वै यज्ञस्तस्य शिर एक हविर्धाने मुखम माहवनि उदरम सो अन्नमुखथानि। अर्थात वह जो आत्मा है, उस आत्म तत्व में, आत्म तत्व मतलब वह निराकार तत्व की बात हुई है, वह जो है अब जीवात्मा का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि उसने जो है आकार का रूप धारण कर लिया है। तो आकार का रूप धारण करने से मतलब वो जीवात्मा का रूप धारण कर लिया है। अब वह जो है, अब उसके सिर पर जो है आह्वनी अग्नि, आह्वनी अग्नि मतलब कि वह अग्नि जो हवा के साथ है, यानी एयर फॉर्म उसमें आ गया, बबल आ गया है, एयर आ गया है उसमें, और उस हीट के साथ वो आया है। तो वहां पर उसका जो है अब मुख उसका आ चुका है, यानी अब वह फॉर्म ले रहा है, आकार ले रहा है। किस अर्थ में? जीव के अर्थ में धीरे धीरे वह आकार ले रहा है, जीवन के रूप में आ रहा है। वैसे तो एक आ गया कि आत्मा जब भी आकार रूप धारण करती है तो वहीं से जीव शुरू है। इसीलिए यहाँ पर मैं ये सब क्यों बतला रहा हूँ, यही बतलाने के लिए कह रहा हूँ कि जो वैज्ञानिक सब कह रहे हैं कैसे जीवन आया, तो नहीं, यहाँ सनातन धर्म का शास्त्र कहता है तो कि जीवन जो है वो परमात्मा से ही है, वो निर्जीव तत्व से नहीं है, वो परमात्मा से ही। जिसको आप निर्जीव तत्व कहते हैं उसमें भी जीवन है। इसीलिए तो तारे भी बनते हैं, बड़े होते हैं, ये सब होता है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और यहाँ पर इसलिए पंचकोश बताया गया है कि आनंदमय अवस्था जो है परमात्मा की है, और उसके बाद फिर क्या है कि विज्ञानमय कोश बनता है, यानी आनंद के बाद की अवस्था क्या है कि ये कहते हैं कि भाई वो उसके साथ जुड़ गया। अरे कैसे जुड़ गया, किस आधार पर जुड़ गया, उसका भी तो बताना पड़ेगा। क्यों जुड़ गया, क्वार्क्स जुड़ करके क्यों बना दिए, हाइड्रोन क्यों बना दिए, जो हाइड्रोजन बन रहा है, प्रोटॉन जो बन रहा है, क्वार्क से क्यों क्वार्क के साथ जुड़ गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है ना, तो वह जो क्यों का उत्तर इसीलिए यहाँ पर सनातन धर्म में बताया गया है कि आनंदमय कोश के बाद की जो अवस्था है वह विज्ञानमय कोश की है। विज्ञानमय कोश का मतलब कि संविधान, रूल्स, लॉस, तो एक निश्चित लॉ के तहत ही घटनाएं घटती हैं। तो लॉ पहले बने हुए हैं, यह नहीं है कि तुक्के में ही कोई जुड़ रहा है और ऐसे इवोल्यूशन कर रहा है, जिस तरह से ये बतलाना चाहते हैं वैज्ञानिक सब कि तुक्के में जुड़ करके फिर विकास कर रहा है हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कैलकुलेटिव, सेलेक्टिव तरह से हो रहा है। जब म्यूटेशन का देखा गया तो ये पाया वैज्ञानिकों ने कि जो म्यूटेशन होता है डीएनए में, तो वह जो है बहुत सेलेक्टिव होता है, तुक्के पर नहीं होता है। क्या रखना है, क्या हटाना है, तो वहां पर इंफॉर्मेशन है उसके, यानी वो एक लिविंग प्रोसेस है और वहां पर एक सिलेक्शन है, वहां एक इंटेलिजेंट सिलेक्शन है। तो वहां इंटेलिजेंस विद्यमान है, चेतना विद्यमान है, और उस चेतना के आधार पर ही क्या चीज हितकारी है उस डीएनए को अपने आगे की जर्नी को बनाए रखने में, वह वहां निर्धारित होती है। तो वह चेतना जो है वह निर्धारित करती है, काफी वहां इंटेलिजेंस निर्धारित करता है, जिसके कारण वहां पर कुछ भी बेस पेयर ऐड होता है या डिलीट होता है या डुप्लीकेट होता है या अपनी पोजीशन वह शिफ्ट करता है।
तो शिफ्टिंग डिलीशन हो जाता है, तो भी चाहे किसी भी अर्थ में हो जाता है म्यूटेशन, तो वह म्यूटेशन जो है इंटेलिजेंट प्रोसेस है, वह हिट एंड ट्रैक प्रोसेस नहीं है। इसीलिए हम लोग का जो शरीर है, मैकेनिज्म है, वह जो है बीमारियों से लड़ करके अपने मेमोरी डेवलप करता है और प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित करता है, तो शरीर में उसमें ऐसे चेंजेस आते हैं कि उसको फिर बाद में अगर फिर वही आक्रमण करता है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। यानी वह एक इंटेलिजेंट प्रोसेस के तहत उसको सुरक्षित रखता है एक हथियार के रूप में। फिर ऐसा होगा तो ऐसे एंटीबॉडीज को तैयार करके तुरंत उसको खत्म किया जाएगा। जो भी वायरस या बैक्टीरिया या फफूंद कोई भी आक्रमण करता है, कोई भी माइक्रोब्स आक्रमण करता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह इंटेलिजेंट डिजाइनिंग से हुआ है। और जो उसको आप कहते हैं कि नहीं वो कर गया, रिएक्शन कर गया, तो अपने से रिएक्शन कैसे हो रहा है भाई? अपने से हाइड्रोजन कैसे बन जाएगा? अपने से क्वार्क कैसे बन जाएगा? अभी तो क्वार्क कैसे बन रहा है इसका तो वैज्ञानिकों को पता नहीं है। फिर वो कैसे बना है, वो कैसे बनेगा? इन सबके पीछे जो है एक लॉ काम कर रहा है, उसके साथ वही रिएक्शन करेगा, उस रिएक्शन से यही होगा। वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगा, एंडोथर्मिक ही होगा। यानी जो भी घटनाएं घट रही हैं तो वो तुक्के में नहीं घट रही हैं, उन सबके पीछे एक विधि है, एक विधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत होता है। तो वह उसी को विज्ञान में कोश कहा गया सनातन धर्म। तो विज्ञान में कोश होता है, तो और विज्ञान में कोश में जो क्या है, वहाँ विशेष ज्ञान है। तो परमात्मा को ज्ञान स्वरूप भी कहा गया है। तो यानी यह जहाँ ज्ञान आ गया ना, तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंस है, इसी को इंटेलिजेंस कहा गया है। अब यही सूचना जो है, इसी को सूचना आप समझ लीजिए, इंटेलिजेंस समझ लीजिए, सूचना के साथ इंटेलिजेंस। और ये जो है, ये चेतना का जो प्रवाह है, वहाँ विज्ञानमय कोश होते हुए फिर आ जाता है मनोमय कोश में। और जब मनोमय कोश में आ जाता है तो वहाँ से वहाँ पर वो सिलेक्शन की बात हो जाती है। वहाँ पर जो है इवोल्यूशन विशेष रूप से प्रकट हो जाता है, विकास। क्योंकि जब तक मन नहीं आएगा, मनोमय कोश नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो पाएगा ना ढंग से। क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा से हमारे हित में क्या है, अहित में क्या है, अहित वाले को हटाते जाएंगे, हित वाले को संग्रह करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कुछ और जो चीज़ें हैं नए प्रयोग करके उसको जोड़ते जाएंगे। ये सब चीज़ें होती रहती है। तो यह मनोमय कोश से संभव है। इसके बाद प्राणमय कोश है, यानी एनर्जी का लेवल आता है। और उसके बाद अन्नमय कोश है। ये 5 कोश है। अन्नमय कोश मतलब पदार्थ वाला कोश, यानी पदार्थ की स्थिति आ जाती है, ठोस रूप धारण कर लेता है, आकार धारण कर लेता है, वह स्थिति आती है। इस तरह से यह विकास का, जीवन के विकास का स्वरूप है। तो जीवन, तो शास्त्र यही बतला रहा है कि जीवन इस तरह से ये तुक्के में नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे मनोकामनाएं हैं। इसीलिए कहा गया कि वहाँ वो कामना किया गया। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, परोक्ष कामो ही देवास्त इहध्या सप्त नाना पुरुषाण सृजत। कहा कि इस तरह से बहुत सारे आत्माओं का सृजन हुआ। परोक्ष काम, उसके पीछे जो है कामना थी जिसके कारण हुआ। तो उसी तरह शतपथ ब्राह्मण में एक जगह और कहा, स एव सो अकाम्यत। उस तरह से वो ब्रह्म ने कामना की, श्याम प्रजाएति सो आश्राम्यत स तपो तप्यत। तो उसने इसके लिए श्रम किया और तप किया। तो तप किया मतलब कि उसमें जनरेशन हुआ एनर्जी का, उसको तप कहते हैं। जब एनर्जी जनरेट होता है तो एनर्जी, तो ये जो है हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऊर्जा से काम करते हैं। नहीं, हम लोग जो है पहले कामना करते हैं। ऊर्जा के कारण हम लोगों में कामना उत्पन्न नहीं होती है। हम लोग में कामना है जिसके कारण जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। सनातन धर्म का यह कह रहा है कि कामना से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा के कारण कामना उत्पन्न नहीं होती है। ऊर्जा के पीछे कामना है। कामना बहुत सूक्ष्म चीज है।
वह चेतना है। ऊर्जा बाद की अवस्था है। कामना से ऊर्जा और ऊर्जा से फिर पदार्थ, ये सनातन धर्म बतला रहा है ये सीरीज। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण विषय था और मैं समझता हूँ कि इसको समझाना, तर्कसंगत ढंग से रखना विद्वानों के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सार गर्भित लगा होगा और इससे आप लोग कुछ नया सीखे होंगे। हरि ओम।